हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है नीटफ्लिक्स एकेडमी। चलिए आज हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कौन सा चैप्टर? अरे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को। ठीक है, देखो हमने अब तक देख चुके हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमने देखे थे प्रोसेस के नाम। सारे प्रोसेस के नाम हम देख चुके थे और हमने उनमें से एक प्रोसेस कर भी लिया था जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। बहुत बढ़िया। चलिए, ग्लाइकोलिसिस मैंने कहा था एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है, लेकिन उसके बाद एरोबिक और एनारोबिक में थोड़ा सा फर्क आता है। क्या फर्क आता है कि एरोबिक वाले अपने कुछ प्रोसेसेस करते हैं जिसमें पायरुविक एसिड या मैं बोलूं ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन होता है, लेकिन यहां पे पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पायरुविक एसिड का क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जरा देखिए, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज टूटता है किसमें? पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज टूटता है किसमें? पायरुविक एसिड में। कितने कार्बन का होता है? ये 6 कार्बन का होता है और ये 3 कार्बन का होता है। इसलिए ये कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये पायरुविक एसिड जो होता है ये पार्शियल ब्रेकडाउन करता है। क्या करता है? पार्शियल ब्रेकडाउन करता है और जाता है किसमें? फर्मेंटेशन में। क्या जाता है? फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन में या तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा जिसे हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, या फिर ये लैक्टिक एसिड बनाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बनाएगा या फिर लैक्टिक एसिड बनाएगा जिसे बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सर इनमें से किसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, किसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? याद रखना बच्चों, बहुत बार सवाल पूछ रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये चीजें। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है आपके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कैसे निकलता है आज जानेंगे और बहुत ही इजी तरीका है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो सीधी सी बात है, आज का जो कंसेप्ट है वो है इस प्यारे से हमारे फर्मेंटेशन पे। किस पे? फर्मेंटेशन पे। तो क्योंकि पायरुविक एसिड जब पार्शियल ब्रेकडाउन होगा तो वो किस में जाएगा? एनारोबिक कंडीशन के अंदर जो पायरुविक एसिड होता है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में चल जाता है। चलिए, क्या बात पक्की समझ में आई? बहुत बढ़िया। आज का लेक्चर बहुत इजी रहेगा यार, बहुत इजी रहेगा आज का लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ ऐसी बातें है ही नहीं जो आपको तंग करेंगी। चलिए दोस्त, स्टार्ट कर रहे हैं फर्मेंटेशन, स्टार्ट कर रहे हैं फर्मेंटेशन। कॉपी पेन निकाल लो, जो जो लिखवा रहा हूं लिख लो। एग्जाम में यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए दोस्त, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना फर्मेंटेशन। दिख रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। चलिए, फर्मेंटेशन की बात करें तो ये जो नाम था, ये जो वर्ड था, ये वर्ड जो गिवन बाय पास्चर। अरे पास्चर साहब ने ये नाम दिया था। अरे याद रखना, ये पूछ रखा है नीट ने, ये पूछ रखा है एग्जाम में कि गिवन बाय पास्चर। फर्मेंटेशन वर्ड किसने दिया था? पास्चर साहब ने दिया था। चलिए, 2 तरीके की होती हैं आपको पता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो गिवन बाय पास्चर, पास्चर ने ये वर्ड दिया था। चलिए आगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। देखिए, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, या फिर आपकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज चलेगी, दोनों भी चल सकती है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है बच्चों, ये देखी जाती है आपके मेनली ईस्ट में, ईस्ट के अंदर देखी जाती है, या फिर बैक्टीरिया के अंदर देखी जाती है। ईस्ट के अंदर या बैक्टीरिया। अरे एक बात बताओ, हमारे अंदर अल्कोहल बनता है क्या? नहीं ना, तो हमारे अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होती। किसमें होती है? ईस्ट में या फिर बैक्टीरिया में। नेक्स्ट मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होती है वो आपके क्या चलती है, कहाँ चलती है? एनिमल मसल्स में। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, छोटी छोटी बातें एनिमल मसल्स के अंदर चलती है। या फिर मैं एक बोलूं मैच्योर
मैमेलियन आरबीसीज, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, क्योंकि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत भी नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या तो एनिमल मसल्स में चलेंगी या फिर मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में चलेंगी, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपकी ईस्ट में या बैक्टीरिया में। एनसीईआरटी बेस्ट एग्जांपल देती है ईस्ट का। कैसे देती है अभी हम समझेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? अरे पक्का, चलो बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब यहां पे साइड्स को मिटा रहा हूं मैं, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहां पे मैं लिख रहा हूं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए बच्चों, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करूं तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कितनी स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, चलो 2 स्टेप रिएक्शन कैसे? देखो पायरुविक एसिड आया। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। केमिस्ट्री वालों जरा बताना इस कंपाउंड का नाम क्या है वैसे, ठीक है? लेकिन इस स्ट्रक्चर का नाम हम बोलते क्या है कि ये है दोस्त पायरुविक एसिड। नोमेनक्लेचर करके बताना मेरे को, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये पायरुविक एसिड में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि पायरुविक एसिड का ये दिख रहा है आपको COO यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले ये निकलता है। CO2 दिख रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। सबसे पहले यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है? और बाकी बचा क्या फिर? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O H। अरे देखो इसमें से CO2 अगर बाहर निकल गया तो क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे सिर्फ H। तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला है। ठीक है सर, ये तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी। सर ये तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपने एल्डिहाइड कैसे बना दिया? अभी समझाता हूं, समझिए। इधर एक एंजाइम का यूज होगा। एंजाइम क्या होगा? देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कार्बन डाइऑक्साइड जब भी निकलेगा हम लोग एंजाइम का नाम यूज करेंगे डी कार्बोक्सिलेज। किससे निकला है? पायरुविक से ना, तो पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, या कुछ लोग इसको प्यार से बोलते हैं पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, आपकी इच्छा है, ठीक है? बट डी कार्बोक्सिलेज यहां पे इंपॉर्टेंट है। चलिए ये बन गया आपका एल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा था कि किस फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो आंसर क्या जाता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे देखते हैं। अब एल्डिहाइड से क्या? देखो एक स्टेप हो गया, अगला स्टेप क्या है? अब एल्डिहाइड से ये एल्डिहाइड क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है। क्या होता है दोस्त? अब रिड्यूस्ड होता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर, CH3 CH2OH, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्त? इथेनॉल भी बोलते हैं और अल्कोहल भी बोलते हैं। देखिए यहां पे ये रिड्यूस किया है, यहां पे इसको क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस करने वाला कौन है? रिड्यूस करने वाला है यहां पे बच्चों NADH2। NADH2 यहां पे NADH2 एक्ट करता है एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट करता है एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। सर ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरों को तो रिड्यूस कर दे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। सीधी सी बात है, देखो ये एल्डिहाइड था, रिड्यूसिंग एजेंट आया, इसने क्या किया? इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये रिड्यूस, अरे यार सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखो बायोलॉजी की टर्म में अगर समझाऊं तुम लोगों को तो एक नॉर्मल सी बात याद रखना कि जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले वो रिड्यूस होता है, और जो हाइड्रोजन को छोड़ दे वो ऑक्सीडाइज होता है। इतनी सी बात समझ लो। देखो भाई
यहां पे समझो, NAD के पास हाइड्रोजन था तो ये रिड्यूस है अभी, इसने क्या किया, अपना हाइड्रोजन को निकाल लिया और इसको दे दिया। अरे नहीं आई बात समझ में, इसने अपने हाइड्रोजन को निकाल दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस बार ये रिड्यूस हो गया और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब ये जो होगा यहाँ पे ऐसे पड़ा होगा NAD+। अरे नहीं आई बात समझ में, है ना। अरे खुद सोचो, ये NADH2 था और ये किस में कन्वर्ट हो गया, NAD+ में कन्वर्ट हो गया। मतलब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बाहर आ गए। अरे बोलो यार, मतलब 2 हाइड्रोजन बाहर आ गए, मतलब इससे हाइड्रोजन निकला है, इससे नाइट्रोजन निकला है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अरे नहीं आई बात समझ में। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरों को तो रिड्यूस कर देंगे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट था और ये आपको मिल गया आपका अल्कोहल। कुछ भी मुश्किल नहीं था कि पहले इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और फिर NADH2 यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और इथेनॉल या अल्कोहल बना देगा, प्लस NAD+ आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, और NADH2 यहाँ पे एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये पूरा प्रोसेस देखा जाए तो देखा जाता है किसके अंदर है, ये ईस्ट के अंदर। NCERT बहुत से एग्जांपल देती है ईस्ट के अंदर। अब देखो ईस्ट में एक्चुअली में होता क्या है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। देखिए ईस्ट में एक्चुअली में होता क्या है, आपको दिख रहा है ईस्ट में ये C6H12O6 ग्लूकोज आया। ईस्ट में क्या आया, ग्लूकोज आया। इस ईस्ट ने इस पे एक्ट किया, है ना। ईस्ट के पास एक्चुअली में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं जाइमेज। क्या बोलते हैं, जाइमेज। और ये जाइमेज एंजाइम इसको तोड़ता है और कन्वर्ट करता है किसमें, C2H5OH यानी अल्कोहल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया और ये मैंने आपको ईस्ट के अंदर बताया कि ईस्ट के अंदर चलता कैसे है। ईस्ट के अंदर एक एंजाइम होता है जाइमेज जो ग्लूकोज पे काम करता है और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको पूरा प्रोसेस चाहिए तो पूरा प्रोसेस दोस्त ऐसा चलता है। पूरा प्रोसेस कैसा चलता है, ऐसे चलता है। नॉर्मल चाहिए तो ईस्ट के अंदर ऐसा काम चल रहा है। अरे नहीं आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। NCERT एक लाइन कहती है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ईस्ट पॉइजन themselves when कंसंट्रेशन, देखिए इस वक्त पढ़ा रहा हूं, इसी वक्त कबाड़ी वाले को आना था, जो जो से चला रहा है कबाड़े। when concentration of alcohol reaches up to 13%। ओ भाई साहब देखिए सिंपल सी बात है, इधर बना रहा हूं, इधर समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अंदर हमने ईस्ट को डाल दिया। ये ईस्ट है, इसमें हमने क्या किया, ईस्ट को डाल दिया। इस ईस्ट ने जाइमेज एंजाइम निकाला और अल्कोहल बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही अल्कोहल की कंसंट्रेशन, जब ये अल्कोहल बन रहा होगा 13% पहुंचेगी तो ईस्ट अपने आप को पॉइजन कर लेगा, यानी वो ईस्ट मर जाएगा। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई सर कि अगर 13% अल्कोहल ईस्ट बना सकता है, क्योंकि ईस्ट इसके बाद तो मर जाएगा, इसके बाद तो अल्कोहल बनेगी नहीं, तो सर अगर सिर्फ ईस्ट की वजह से अल्कोहल 13% तक कंसंट्रेट हो सकता है तो हमें जो मस्त मस्त जो मदिरा, जो हम दारू की बोतल देखते हैं, है ना, जो शराब की बोतल देखते हैं, उस पर लिखा होता है अल्कोहल कंसंट्रेशन 48%, अल्कोहल कंसंट्रेशन 51%। तो सर वहां तक फर्मेंट कंसंट्रेशन अल्कोहल की कहां तक पहुंच रही है या कैसे पहुंच रही है? इसका रीजन ये है कि दोस्त इतना तो हम ईस्ट की वजह से बना लेते हैं, इतना कंसंट्रेशन तो हम ईस्ट की वजह से बना लेते हैं, बाकी जो हम बढ़ाते हैं इसको, वो बढ़ाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ, एक सेकेंड, इसको मैं आपको बाद में बताता हूं, सुनिए मेरी बात पहले तो, चलो बता देता हूं। इसको हम बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। किससे बनाते हैं? डिस्टिलेशन। सर ईस्ट अपने आप को पॉइजन कर लेगी जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% पहुंच जाएगा, तो 13% से ऊपर कैसे बढ़ाएंगे? 13% से ऊपर बढ़ाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। अरे नहीं आई बात समझ में? डिस्टिल करेंगे उसको, अल्कोहल को क्या करेंगे? डिस्टिल करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। इस बोर्ड पे जो मैंने समझाया आपको अभी, इस बोर्ड पे जो मैंने आपको समझाया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा फर्मेंटेशन के ऊपर। एक लाइन और आती है कि सर नेचुरल फर्मेंटेशन जो नेचुरल
जो फर्मेंटेशन हम लोग कर लेते हैं अल्कोहल की, वो मैक्सिमम हम लोग कितना तक कर सकते हैं? नेचुरल फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल इज अप टू 8 to 15%, इज अप टू 8 to 15%। भैया ये सवाल है आपके एम्स का, एम्स ने अब देखो, अब तो एम्स का एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, मगर उस टाइम पे पूछा गया था कि बताओ नेचुरल फर्मेंटेशन की वैल्यू क्या है अल्कोहल की। ऑप्शन गया था 8 to 15%। बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि यहां पे ईस्ट के बारे में बताया था कि ईस्ट 13% पे अपने आप को पॉइजन कर लेती है, लेकिन नेचुरल फर्मेंटेशन जो अल्कोहल की हम लोग 8 से लेके 15% तक कर सकते हैं। अरे सिंपल सी बात थी। आपको याद क्या रखना है? आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे NaDH2 एक्ट करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है किसमें? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर, ठीक है। ईस्ट के पास जाइमेज एंजाइम होता है जो कि इसको कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, ग्लूकोज को, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट अपने आप को पॉइजन कर लेता है जब कंसंट्रेशन होती है अल्कोहल की 13% पे पहुंच जाती है। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको कि नेचुरल फर्मेंटेशन जो अल्कोहल की वो 8 से 15% तक होती है। छोटी छोटी बातें यार, छोटी छोटी बातें याद रखना। अरे पक्की बात याद रखोगे, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारा यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है दोस्त, खत्म। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे हमारा खत्म। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वो तो इससे भी इजी है। चलिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जैसे ये 2 स्टेप का प्रोसेस था, वो सिर्फ 1 स्टेप का प्रोसेस होगा। वो 2 स्टेप का प्रोसेस था, ये 1 स्टेप का प्रोसेस होगा। देखिए कैसे, यहां पे भी क्या होता है, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तुम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिख दो बैठ के, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा ही समझदार हो। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, देखो इसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। देखिए फिर से वही बात, पायरुविक एसिड आई, पायरुविक एसिड आई, ठीक है। पायरुविक एसिड की बात करूं, यहां पे क्या हुआ, यहां पे फिर से NaDH2 आया। सर ये NaDH2 आ कहां से रहा है? अरे ग्लाइकोलिसिस में NaDH2 नहीं बने थे क्या? अरे ग्लाइकोलिसिस में NaDH2 नहीं बना था, बना था ना, वहीं से इस्तेमाल हो रहा है NaDH2। यहां पे भी NaDH2 एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। याद रखना, अगर NaDH2 वर्ड आ गया तो एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज होगा। वहां नहीं बताया मैंने, पहले बता रखा है मैंने, इसलिए यहां बताया नहीं। NaDH2 यहां पे आ गया ना, इसका मतलब क्या होगा, ये यहां पे जो एंजाइम का नाम होगा वो क्या होगा? बहुत बढ़िया, डिहाइड्रोजिनेज। ये हो गया आपका पायरुविक एसिड। ये क्या हो गया आपका? पायरुविक एसिड। ये क्या करता है, ये NaDH2 अब इसको रिड्यूस करेगा। NaDH2 इसको रिड्यूस करने की हिम्मत नहीं रखता। वो किसको रिड्यूस करता है? इसको रिड्यूस करता है, ठीक है। अरे रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, ये इसको रिड्यूस कर देता है। तो जैसे इसको रिड्यूस करता है तो ये कन्वर्ट होता है CH3 CHOH COOH। दिस इज आपका लैक्टिक एसिड। खत्म स्टेप, खत्म। कितना इजी स्टेप था यार, कितना ही इजी स्टेप था, कुछ भी नहीं था। CH3CH ऊपर OH COOH, सिंपल सा कंसेप्ट। अरे बात सुन में आई। और इसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। अब ये एक्चुअली में होता क्या है समझो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। बहुत ज्यादा हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई और उसी टाइम हमें तुरंत एनर्जी चाहिए। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी क्या करती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक हमें जल्दी एनर्जी देता है एज कंपेयर टू, या इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी हमें एज कंपेयर टू एरोबिक में, लेकिन हाँ कम मिलेगी। कम कैसे मिलेगी अभी आपको समझाता हूं जस्ट, ठीक है। तो हुआ क्या, बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। एनारोबिक सिस्टम बन रहा है, एनारोबिक सिस्टम बन रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जाएगा, क्योंकि हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो क्या प्रोसेस चलती है, ये लैक्टिक एसिड बनता है हमारे अंदर। ये लैक्टिक एसिड किसके फॉर्म में बनता है? क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है। और ये क्रिस्टल हमें फिर चुभते हैं, तो जिम करने के बाद जब आते हो दर्द होता है बड़ी जोर से। अरे बोलो यार, बहुत जोर से दर्द होता है। सिंपल सा कंसेप्ट था। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बारे में पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको ढंग से बता नहीं रहा हूं।
या मैं पूरा ढंग से पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पहली वीडियोस में मेरा ये एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको पहले बताया था कि लेस देन 7% एनर्जी रिलीज्ड, less than 7% energy released in anaerobic respiration, in anaerobic respiration as compared to, अगर हम इसको कंपेयर करें एरोबिक रेस्पिरेशन से, एरोबिक रेस्पिरेशन से। क्या बोला मैंने कि सर मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में जितना एनर्जी निकलती है उससे 7% से भी कम एनर्जी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में निकलती है, मगर फायदा ये है कि इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है यार। क्या मिल जाती है? इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन की, AR लिख रहा हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो हमें करीब 36 से लेके 38 ATP मिलते हैं। कैसे मिलते हैं आगे समझते चलेंगे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो हमें एट दी एंड एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से करीब 36 से 38 ATP मिलते हैं। लेकिन यही अगर मैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, एनाएरोबिक की रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो सुनिएगा क्या हुआ। सुनना मेरे सामने मेरी बात सुनना, यहां पे क्या हुआ। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो सोचिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पहले ग्लाइकोलिसिस चली। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, 2 ATP यूज हुई और 4 ATP बनी, मतलब 2 ATP मिला बस, ठीक है। और 2 ATP मिला, क्या फर्मेंटेशन के प्रोसेस में मुझे कोई ATP मिला? नहीं मिला, क्योंकि NADH2 यहाँ पे एक्ट कर गया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर NADH2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। वहां पे NADH2 3 ATP देता है। क्या देता है? 3 ATP देता है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या हुआ, 36 से 38 ATP मिलती है हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी मिली? ग्लाइकोलिसिस से सिर्फ 2 मिली, क्योंकि फर्मेंटेशन में तो मुझे कोई ATP नहीं मिली। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में मेरे को सिर्फ कितनी ATP मिलती है दोस्त? 2 ATP मिलती है। तो अगर मैं इनका 7% करूं, 36 से 38 का मैं 7% करूं तो भी 2.5 ATP बनता है। क्या बनता है? 2.5 ATP बनता है। अगर मैं 36 से 38 ATP का 7% निकालूं तो सिर्फ 2.5 ATP बनता है। और देखो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2.5 से 2.5 यानी 2.5 ATP से भी कम मिला है। कितना मिला है? 2 ATP। इसलिए मैं बोलता हूं कि लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। मगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो पक्का। सर ये 36 या 38 क्यों लिखा है आपने, एक ही क्यों नहीं लिख दिया? अरे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में हम लोग कहाँ जानेंगे दोस्त? ETS के बारे में समझेंगे। जब ETS पढ़ेंगे तब समझ में आएगा सर कि ये 36 और 38 का क्या फंडा है। अरे नहीं आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और एटलीस्ट आपको फर्मेंटेशन समझ में आया होगा। देखिए इस लेक्चर को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले वाले लेक्चर्स जरूर देख के आए, क्योंकि अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो ये लेक्चर्स आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।